ही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के 2015 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमने 2009, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी 6 साल के क्वेश्चन पेपर को हमने बिल्कुल आसानी से, काफी आसान तरीके से हमने उसका सॉल्यूशन दे रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आप सर्च करेंगे शमशेर अली केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, तो आपको ये एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप चैनल पर जाकर के क्लिक करिएगा, आप प्लेलिस्ट के कॉलम में जाइएगा, वहां नीचे जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन बैंक के अलावा नेम रिएक्शन सीरीज भी चल रहा था और उसको हमने लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि बोर्ड लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया उसमें लगभग 28 नेम रिएक्शन मौजूद होंगे। वहां भी आप क्वेश्चन बैंक के नीचे वाले कॉलम में आप नेम रिएक्शन सीरीज देख सकते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और बात बताते हैं कि इस 2015 के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बना भी देंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने लिखा था 12th क्लास केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बिहार बोर्ड 2015, ये 2015 का है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपका, 96,500 कूलाम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। मतलब कितना विद्युत मुक्त करता है। यह सवाल ना 2013 में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास 63.5 ग्राम कॉपर, फिर 31.76 ग्राम कॉपर, फिर 96,500 ग्राम कॉपर और ये 100 ग्राम कॉपर। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2013 में पूछा गया है। और अगर चाहते हैं कि थोड़ा नया तरीका भी सीख लें तो इस वीडियो में बने रहिए। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बिल्कुल पूरा नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या। अगर इस फ्री में भी कंटेंट दिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में भी कंटेंट दिया जा रहा है तो आप कम से कम उसको पूरा देखें। यही अगर पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में केवल और केवल क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आप जाकर के 100 रुपए में खरीदते हैं, 100 रुपया या 125 रुपया, 150 रुपये में खरीदते हैं, है ना। लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, तो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता। हम लोग के टाइम में तो भाई ऐसे ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं होते थे। अपने से टीचर अगर बता दिए तो बहुत अच्छा, नहीं बताए तो फिर ठन गोपाल वैसे ही, और पढ़े रहो, थोड़ा रट रट के जाओ और फिर वैसे ही एग्जाम हॉल में अपना दिमाग खराब करो। ऐसा होता था हम लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो कम से कम पूरा देखें, पूरा लिखें। तो चलिए कॉपी पेन जरूर निकाल करके रखिएगा और लिखिएगा। देखिए आपको पूछ रहा है 96,500 कूलाम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, कितना कॉपर मुक्त करता है उसी की बात करनी है आपको। तो देखिए कि सबसे पहली बात, 96,500 कूलाम जो है, ये 96,500 कूलाम ये ना 1 फैराडे के बराबर होती है। कितने फैराडे के? 1 फैराडे के बराबर। तो जरा देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन की बात ये क्यों बता दी, इसकी जरूरत है। देखिए जैसे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित करते हैं तो ये कॉपर 2+ और फिर SO4 2- के फॉर्म में टूट जाता है। बात क्लियर हो गई? अब सुनिए, अब जरा देखिए कि ये कॉपर 2+ और SO4 2- ये कहां कहां टूटता है। कोई भी इलेक्ट्रोड हो तो हमेशा केटायनिक पार्ट कैथोड पर और एनायनिक पार्ट हमेशा एनोड पर जाता है। तो एनोड पर हमेशा देखिए जरा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होती है। और ये SO4 2- जो है, ये इसमें अगर हम इससे हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये आसानी से SO4 बन जाता है। बात क्लियर? लेकिन हमारी बात तो कॉपर की हो रही है। देखिए ऑप्शन में कॉपर की बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि एनोड की तो बात ही हटा देते हैं, कैथोड चेक करते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होती है और इस रिडक्शन के प्रोसेस में
आप रिडक्शन के प्रोसेस में देखेंगे कि ये Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करते हैं तो ये कॉपर प्राप्त हो जाता है। अब जरा देखिए कि कॉपर जब प्राप्त होता है तो ये कॉपर का तुल्यांकी भार होता कितना है, इक्विवेलेंट वेट की बात होगी। तो कॉपर का जब तुल्यांकी भार चेक करते हैं तो 63.52 ग्राम होती है। और कितना इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा। तो जरा देखिए उस रिएक्शन को अगर यहां लिखेंगे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर कॉपर, तो देखिए जरा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर रहे हैं, कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यानी 2 मोल चार्ज अगर ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ऐड कर रहे हैं, तो 2 मोल चार्ज ऐड करने पर कॉपर का 63 ग्राम, 63 दशमलव कितना, 63.52 ग्राम आपको कॉपर मिलता है। 2 मोल चार्ज ऐड कर रहे हैं तो कॉपर का 63.52 ग्राम, 52 ग्राम आपको कॉपर मिलता है। तो अब देखिए देयरफॉर 1 मोल अगर ऐड करिए, कितना मोल, 1 मोल चार्ज, 1 मोल चार्ज अगर ऐड करिएगा तो ये बनेगा 63.52 ग्राम बटा कितना, 2। और इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 31.76 ग्राम। तो ये 1 मोल चार्ज, कितना मोल, 1 मोल चार्ज का वैल्यू आ गया 31.76 ग्राम। एक बात बताइए, 1 मोल चार्ज, और वो भी चार्ज कौन सा, कुलाम्बिक चार्ज, कौन सा चार्ज, कुलाम्बिक चार्ज। तो 1 मोल कुलाम्बिक चार्ज बराबर 1 फैराडे, और 1 फैराडे बराबर कितना, 96,500 कुलाम होता है। ये 2 मोल चार्ज है ना, तो ये 2 फैराडे के बराबर होता है। आप यहां लिख लीजिए 2 मोल चार्ज, 2 मोल कुलाम्बिक चार्ज इज इक्वल टू 2 फैराडे, 1 मोल कुलाम्बिक चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो एक बात बताइए, 1 मोल कुलाम्बिक चार्ज है तो कितना वैल्यू होगा 1 मोल का, 96,500 कुलाम। तो 96,500 कुलाम चार्ज अगर देते हैं तो 31.76 ग्राम आपको कॉपर प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए सवाल क्या है, कह रहा है 96,500 कुलाम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना मुक्त करेगा भाई। तो वही 96,500 कुलाम जब विद्युत आप प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं, तो ये 31.76 ग्राम कॉपर मिलेगा। ये तरीका बिल्कुल सही है। और इस तरीके से ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, XgF4 का आकार होता है, मतलब कैसा आकार होता है। तो देखिए ऑप्शन है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, देखिए ऑप्शन ना मिक्स कर दिया, हिंदी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मिक्स है। चतुष्फलकीय को टेट्राहेड्रल कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग समतलीय, पिरामिडल, पिरामिडीय, और लीनियर मतलब रैखिक। अब देखते हैं, ये XgF4 का आकार पूछ रहा है। Xc एक सेंट्रल एटम है, यानी कि जेनॉन एक सेंट्रल एटम है, और फ्लोरीन के एटम 4 है। कितना है यहां, XgF4 क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा, अपना क्वेश्चन में निकाल करके रखिए और आपको हेल्प मिलेगा। तो XgF4 है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आकार कैसा होगा। तो देखिए XgF4 के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं। कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 होते हैं। तो 4 तो बॉन्ड पेयर में भाग ले लेते हैं और 4 लोन पेयर में। तो देखिए ये लोन पेयर 1 हो गया और ये दूसरा लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया। दिखाई दे रही है, इसको ना आप बिल्कुल भूत समझ सकते हैं। देखिए कैसा बिल्कुल लग रहा है, अगर ऐसे थोड़ा बना दें नाक वगैरह तो बिल्कुल भूत। तो क्लासरूम में ज्यादातर लोग इसको भूत ही समझते हैं, हंसी के लिए, मजाक के लिए बस। अब देखिए तो हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में दे दिए और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में दे दिए। फ्लोरीन एटम की संख्या 4 है तो आप 4 एटम दे दीजिए, दे दिया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर और
सेप, दोनों चेक करते हैं। सेप की अगर बात करें तो सेप में कभी भी लोन पेयर ऐड नहीं करते, तो लोन पेयर के कारण ही इसका जो सेप होता है, सेप कैसा होता है, सेप जो होता है यानी आकार जो होता है, ये होता है, एक तो है स्क्वायर और उसके बाद एक प्लेन में मौजूद होता है, तो कहते हैं स्क्वायर और फिर कहते हैं प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। हिंदी में कहते हैं वर्ग समतलीय। अगर ज्योमेट्री पूछता आपसे तो ऑक्टाहेड्रल होता। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ये 2D में अगर दिखाने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे। तो देखिए 8 हेड्रल हो गए, 8 साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अंदर मौजूद होते हैं, बोर्ड के पीछे मौजूद होते हैं। तो मतलब ये 2D है, 3D स्ट्रक्चर मेरे पास भाई बोर्ड वगैरह वो है नहीं डिजिटल कि मैं आपको दिखा पाऊं। तो स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, सेप स्क्वायर प्लेनर है। तो देखिए बी ऑप्शन दिया है यहां स्क्वायर प्लेनर, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ज्योमेट्री पूछता है तो ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ज्योमेट्री पूछता है तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय कहते हैं। अगर इसका क्या बोलते हैं इसको, जेनन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता, संकरण पूछता, तो क्या कहते हैं? देखिए नंबर ऑफ एटम अटैच फ्रॉम सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर, तो 4 और 2 6, तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण यानी प्रसंकरण होता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए ये देखिए, इस वीडियो को मतलब मेरी वीडियो को देखने का सिर्फ यही फायदा है कि आप एक सवाल देखने आते हैं, कई सवाल बना जाते हैं। जैसे शेप आपको मालूम हो गया, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री मालूम हो गया, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण या प्रसंकरण भी मालूम हो गया, sp3d2। चलिए दूसरे सवाल के बाद अब तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है? तो ये है BF3, फिर BCl3, फिर BBr3 और BI3, यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड और बोरॉन ट्राई आयोडाइड। बात क्लियर? सुनिए, तो ये सब के सब ना बोरॉन के ट्राई हैलाइड हैं, बोरॉन ट्राई हैलाइड है। कैसे हैं? ट्राई हैलाइड है। और इनका एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है ये होता है सबसे पहले BI3, फिर BBr3, उसके बाद BCl3 और सबसे अंत में BF3। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल लुईस एसिड होता है, और इसकी बात करते हैं तो ये वीक लुईस एसिड होता है, वीक लुईस एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। तो आपसे तो पूछा जा रहा है कि प्रबल लुईस एसिड, तो कौन सा होगा भाई? BI3। कौन सा होगा? BI3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस है, इक्विलिब्रियम अगर प्रोडक्ट बनता है तो 2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है। तो कहता है कि साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp किस पर निर्भर करता है? यह है पूर्ण दाब, उत्प्रेरक पर, H2 और I2 की मात्रा पर और तापक्रम पर। तो देखिए जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है कि वह किस पर निर्भर करता है, तो हमेशा वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर यहां बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल बढ़ जाएगा, और साथ साथ हमेशा साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kp का वैल्यू है यह भी बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि Kc और Kp का वैल्यू हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर यानी कि तापमान पर डिपेंड करता है। तो इसलिए देखिए ऑप्शन में क्या है, पूर्ण दाब, उत्प्रेरक, H2I2, तापक्रम, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो आप इसको लिखिए और फिर 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर सवाल है आपका, किसी अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K कॉन्सेंट्रेशन टर्म A यानी सांद्रण पद A का स्क्वायर और सांद्रण पद यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म B का पावर 1।
तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो देखिए, आप पहले से जानते हुए आए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा, यानी अभिक्रिया का वेग हमेशा सांद्रण पद के घात का योगफल होता है। तो देखिएगा, सांद्रण पद क्या है? a है, और उसका घात यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितना है? 2। और सांद्रण पद क्या है? b। तो ये b का पावर कितना है? 1। कुछ नहीं है तो 1। तो सांद्रण पद के घात का योगफल, तो 2 + 1, ये घात 2 + 1 है, तो वैल्यू कितना आ गया? 3। तो मतलब इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ये सांद्रण पद a का स्क्वायर, b का पावर 1, दोनों को जोड़ेगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोटि पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कितना होगा? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 3 वाला ऑप्शन होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। यहां आया है 3। बात क्लियर हो गई? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 में भी इसको पूछा जा चुका है। तो चलिए आप इसको लिखिए और 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अगला सवाल है आपका कि किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मोलरता क्या है? देखिए, यह भी सवाल रिपीटेड है, 2013 में इसको भी पूछा जा चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH, तो कहेंगे कि सिंस NaOH का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई? 2 ग्राम। अच्छा, एक बात बताइए, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होगा Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो टोटल हो गया 23 + 16, 23 + 16 + 1 बराबर 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल। अब एक बात बताइए कि आपको मोलारिटी ज्ञात करनी है, तो देयरफॉर कहेंगे कि मोलारिटी यानी मोलरता बराबर, कहिएगा कि NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या, अब बटा क्या होगा जी? होगा आपका विलियन का आयतन। तो एक बात बताइए, विलियन का आयतन कितना है? 200 ml। कितना है? 200 ml। NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या हम यहां ज्ञात करके उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए, NaOH के मोलों की संख्या यहां निकाल देते हैं। NaOH के मोलों की संख्या कितना होगा? दिया गया द्रव्यमान 2 ग्राम बटा उसका मोलर द्रव्यमान मतलब 40। कितना हो गया? 40। तो ग्राम पर मोल। तो एक बात बताइए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 20 2 एकम 2 और 20 दूना 40, तो 1/20 हो गया। कितना हो गया? 1/20। 1/20 हो गया। अब देखिए एक बात कि 1/20 हो गया, तो इसको कितना लिखा जा सकता है? 20/2500, यानी 0.05 मोल लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए कि NaOH के मोलों की संख्या कितना गया? 0.05। तो 0.05 मोल बटा विलियन का आयतन कितना है भाई? कितना है? 200 ml। कितना है? 200 ml। 200 ml। अब एक बात बताइए, इस 200 ml को अगर चेंज करें लीटर में, क्योंकि आयतन हमेशा लीटर में होता है ना, तो अब देखिए 0.05 बटा 200 गुणे 1 ml बराबर कितना? 1 ml बराबर 1/1000 लीटर होता है। तो कहिएगा कि 1/1000 लीटर। तो अब जरा देखिए, इसके आगे बनाते हैं, देखते चले जाइएगा आगे। कैलकुलेशन केवल यहां से करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। ये 5 × 10⁻², और ये है कि 10⁻3, इसको अगर 10⁻3 कहें, देखिएगा 200 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -3, और फिर लीटर। इसको ऊपर भेज देते हैं। किधर भेज दें? इधर। यहां आगे बना देते हैं, यहां दिख रहा होगा बिल्कुल आपको। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻²। इसको ऊपर भेज देंगे तो 10⁻+3। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 200। बट्टा में 200, और ये क्या हो जाएगा नीचे? लीटर। ये हो जाएगा लीटर। अब जरा चेक करते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है।
अब यहां बना देते, इसको इसी बॉक्स में रहने देते, ये मोलों की संख्या हमने निकाला था। अब उसको चेक करते हैं, तो हाई हो गया 5 गुणे 10 का पावर 3 में से 10 का पावर -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर 1 और 10 का पावर 1 माने 10। अब बट्टा में कितना हो गया 200, बट्टा में कितना हो गया 200 हो गया। बात क्लियर हो गई। अब जरा देखते हैं, ये हो गया 50। अच्छा 1 0 से 1 0 काट देते, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 क्या है मोल पर लीटर। यहां तो मोल छूट गया, चलिए यहां लिख लीजिएगा आप अपने से, यहां मोल लिख लीजिएगा। यह हो गया 0.25, मतलब कि 0.25 मोल पर लीटर, ये आपका इस बिलियन की मोलारिटी हो जाएगी। तो आपका जवाब इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन चेक करिएगा तो आएगा 0.25 मोल पर लीटर। ये जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इससे पहले भी हमने बना रखा है, आप इसको लिखिए और फिर कैलकुलेशन कैसे किया हमने। सबसे पहले यहां मोलों की संख्या निकाल लिया है, NaOH के मोलों की संख्या इतना निकाल के यहां से निकाला है, यहां रख लिया। और एक बात बताइए, 0.05 को क्या लिख सकते हैं, 0.05 को 5 गुणे 10 का पावर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बट्टा अगर इधर 100 कर दें तो ऊपर भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, और इसको भेज दिया ऊपर। कैलकुलेशन करिएगा, काफी आसान कैलकुलेशन है। वैल्यू आया कितना 0.25 मोल पर लीटर। तो आप इसको लिखिए, फिर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो क्या होगा भाई, देखिए NH3 H2O HCl और HF, इन सब में HCl कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये गैसियस स्टेट में कभी भी फॉर्मेशन नहीं करता। इसका मतलब ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम 8वें नंबर यानी 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। चलिए 8 नंबर सवाल है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो आंसर लिखेगा, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट। क्लियर, ये 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, मोनाजाइट। 9 नंबर सवाल, देखिए लिखने में ना बहुत ज्यादा थोड़ा इंक का भी खर्चा है थोड़ा सा बचाना पड़ता है, क्योंकि YouTube से कोई रिवेन्यू आता नहीं है और समय बहुत ज्यादा लगता है। सबसे मोस्टली बड़ी बात यह है कि समय बहुत ज्यादा लगता है लिखने में क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से, बोल देते, निम्न में से कौन सा धातु आरटीपी पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु की अगर बात हो तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मरकरी जो है, मरकरी ये हमेशा आरटीपी पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसलिए Hg या मरकरी ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये सिंबल है और ये नेम है, जिसको हिंदी में पारा या इसी को पारद भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल है, निम्न में से सबसे कम भास्मिक है। सबसे कम भास्मिक का मतलब सबसे अधिक अम्लीय है। बात क्लियर हो गई। तो देखिए सबसे ज्यादा अम्लीय, अगर ये नाइट्रोजन के सब ट्राई हैलाइड हैं, तो इनका जो ट्रेंड होता है, ये होता है NF3 सबसे कम भास्मिक। उसके बाद अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन का क्लोराइड, फिर नाइट्रोजन का ब्रोमाइड, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का आयोडाइड क्या होता है, कम भास्मिक होता है। तो ये भास्मीयता का क्रम है, जिसको बेसिसिटी ट्रेंड भी कहते हैं या ऑर्डर भी कहते हैं। तो NF3 सबसे अधिक भास्मिक, और उसके बाद बात करें तो ये है सबसे कम भास्मिक। और इसी को उल्टा अगर बोलें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक अम्लीय और ये सबसे कम अम्लीय होता है। एक तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, उसके बाद आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आसानी से लोन पेयर डोनेट करने की इसमें प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो ये कम भास्मिक होता है और ये ज्यादा अम्लीय होता है। तो आप इसको लिखिए
और ऑप्शन के हिसाब से ये सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका, H2SO4 है। तो H2SO4 क्या है? H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, अंग्रेजी में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन में है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो क्या होगा भाई? अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो आप ऑप्शन में टिक लगा लीजिएगा, अम्ल। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, हरात होता है, निम्न में से कौन हरात होता है? तो FeSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CaSO4 2H2O। तो इसको कहते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और इसको कहते हैं हराथोथा। क्या कहते हैं? हराथोथा। बात क्लियर हो गई। CuSO4 5H2O, इसको कहते हैं नीलाथोथा। क्या कहते हैं? नीलाथोथा। इसको कहते हैं जिप्सम। CuSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। ये तो नॉन है। तो ऑप्शन के हिसाब से हराथोथा कौन है भाई? ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन सा सवाल है, जरा चेक करते हैं 13 नंबर सवाल को, और फिर आप पहले इसको लिख लीजिए और फिर 13 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण का मतलब है ट्रांजिशन, अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए यहां देखिएगा कि ये पी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जितने तत्व होते हैं, ये सब पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनके अलग अलग नाम है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होता है। और इसमें है बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फिर निक्टोजेन ग्रुप 15, कार्बन फैमिली, फिर निक्टोजेन ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली भी इसको कहते हैं, फिर चाल्कोजेन फैमिली जिसको ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 को कहते हैं, हेलोजन 17 को कहते हैं, और जीरो फैमिली या इनॉट ग्रुप फैमिली ग्रुप 18 को कहते हैं। ये पी ब्लॉक है। अगली बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो ग्रुप 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, और एक को अल्कली मेटल्स और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि एक को क्षारीय तत्व और दूसरे को क्षारीय भूमिज तत्व यानी क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व जितने होते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु कहलाते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में होता है, दोनों से बिल्कुल ये प्रभावित होता है, इसलिए संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहलाते हैं। तो इसलिए संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि अंतः संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण धातु कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए आप इसको लिखिए, जो भी बात हमने बोला है उसको भी आप लिख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल है आपका, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है। समाहरण का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रण। इस समाहरण को हम लोग सांद्रण भी कहते हैं, और सांद्रण का मतलब होता है साफ सफाई की क्रिया, साफ सफाई की क्रिया यानी साफ सफाई करना। तो जरा देखिए, कहता है पहला फेन प्लावन विधि यानी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फेन प्लावन विधि के द्वारा हमेशा सल्फाइड अयस्कों का ही सांद्रण किया जाता है, जैसे कॉपर ग्लांस हो गया, कॉपर पायरेट हो गया, है ना, इन सब का जिंक ब्लेंड हो गया, फूल्स गोल्ड यानी FeS2 आयरन पैरेट हो गया, इन सब का क्या किया जाता है? समाहरण यानी सांद्रण यानी साफ सफाई की क्रिया की जाती है। और कौन सी विधि? फेन प्लावन विधि के द्वारा। तो ये सल्फाइड अयस्कों की बात हो रही है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? यह है सोडियम आपका, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जनरल बिल्कुल सेल वाइज, तो कहेंगे 2,8,1। तो अब देखिए ये K, ये L, ये M, ये इस तरीके से चेक करें तो M वैलेंस सेल कहलाता है, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। अगर वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, इसका मतलब यह है कि उस एलिमेंट का ग्रुप भी कितना होगा? 1 होगा। दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि सोडियम का 11 परमाणु संख्या है,
1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अगर पीरियड पहले ग्रुप पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ग्रुप पूछ रहा है, तो ग्रुप पूछ रहा है तो देखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns122। अगर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह है कि वह ग्रुप 1 का तत्व है, मतलब कि सोडियम जो है ये ग्रुप 1 का तत्व है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर पीरियड पूछता या अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो ग्रुप 2 का होता। कितना का होता, ग्रुप 2 का। और पीरियड पूछता यानी आवर्त पूछता तो कहते 3। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा पीरियड यानी आवर्त को बताता है, तो इसलिए 3 होगा। यानी कि सोडियम का पीरियड होगा 3 और ग्रुप होगा 1। तो ग्रुप 1 का तत्व है तो इसलिए ये ए ऑप्शन सही होगा। पीरियड पूछता तो 3 होता। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns122 होगा। और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, वैलेंसी भी 1 होगा। बहुत सारी चीजें आपको मिली इस वीडियो में। तो चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है आपका, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए सिलिकॉन अकेले 27.7% भूपर पट्टी में पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व है तो वो सिलिकॉन है। अगर ऑक्सीजन देता इसमें तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है 46.6% होती है। तो ऑक्सीजन होता तो ऑप्शन में तो आंसर ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसके बाद है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.3% और जिंक बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और आयरन जो पाया जाता है ये 5.8% या 5 कभी कभी किताब 2 भी लिखता है तो 5.8% मान लो आप। तो अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा, ये सिलिकॉन 27%, सिलिकॉन 27%। तो अब देखिए ये 16 नंबर का सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सिलिकॉन 27% पाया जाता है। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैलाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है भाई, लोहा का है कि कॉपर का है कि जिंक का है कि सिल्वर का है। तो देखिए मैलाकाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है CuCO3 और CuOH ट्वाइस। तो जरा चेक करिए इसमें कौन सा धातु मौजूद है, कॉपर, तो बी ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर पैराइड का सूत्र है। तो कॉपर पैराइड का क्या सूत्र होगा भाई, देखिए इसके ऊपर हमने एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है, फंक्शनल अयस्कों के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो है। इंपॉर्टेंट ओर्स या ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारे उसमें लगभग सबके अयस्कों के बारे में बता रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको अयस्क मिल जाएंगे। ये कॉपर पैराइड किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। तो अब जरा चेक करते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कॉपर पैराइड का केमिकल फॉर्मूला आता है CuFeS2। इसके हिसाब से हम मैच करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये है Cu2S, यानी ये है कॉपर ग्लांस, इसको क्या कहते हैं, कॉपर ग्लांस। अब जरा चेक करिए CuFeS, कोई भी केमिकल फॉर्मूला ऐसा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं इस दुनिया में। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। CuFeS2 इसका मतलब यही सही होगा, और Cu2FeS2 बिल्कुल सही नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 19 नंबर है, ये 20 नंबर है। 19 नंबर है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है भाई, कह रहा है बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलोमाइट और नॉन। तो देखिए बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट है Al2O3 2S2O, ये बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम धातु मौजूद है, तो इसलिए ये ए ऑप्शन सही होगा। हेमाटाइट आयरन का अयस्क है। आगे अगर बढ़ते हैं तो ये है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 होता है, स्टेट 2 होता है, तो फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये क्या है भाई, कह रहा है डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है कि भस्म है। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है यानी जटिल लवण है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 21 नंबर सवाल है आपका, अल्कीन का सामान्य सूत्र। अल्कीन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अल्कीन पूछ रहा है। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र
अगर चेक करें तो ये होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। जितने कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन, जैसे C4 तो H8 होगा। अब जरा चेक करें, ये है CnH2n, यानी यही ऑप्शन सही है। अब बात बताइए इसका क्या होगा? तो CnH2n प्लस 2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्केन का। किसका सामान्य सूत्र है? अल्केन का। और CnH2n माइनस 2 किसका है भाई? तो ये है अल्काइन। क्या है? अल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, और ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। बात क्लियर? तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, इथेन में कार्बन का संकरण है। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो कहता है कि sp3 है कि sp2 है कि sp है कि sp3d2 है। तो देखिए कार्बन का संकरण पूछ रहा है, किसमें भाई? इथेन में। तो ये है CH3 और फिर ये CH3, इसी को इथेन कहते हैं। दोनों देखते हैं कि भाई इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से अगर बनाए हम, तो हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक खूबसूरत ट्रिक भी बता रखा है। आपने नहीं देखा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन विवो केमिस्ट्री या हाइब्रिडाइजेशन शमशेर सर्च करिएगा, आ जाएगा। पूरा ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन हमने बना रखा है। अब देखिए उसमें हमने ट्रिक बता रखा है कि नंबर ऑफ एटम टच फ्रॉम सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर, ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अगर स्पेशल रूल की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कार्बन से अटैच है। तो ये 1 2 3 4। तो जहां देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड के केस में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। और 3 सिग्मा बॉन्ड अगर रहे और 1 पाई रहे तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2, और 2 सिग्मा और 2 पाई रहे तो हमेशा sp रहता है। तो जरा चेक करिए, दोनों में कार्बन का ही पूछा जा रहा है, तो सबके पास जरा चेक करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या होगा भाई? sp3 होगा। तो इसलिए ये sp3, मतलब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बात क्लियर? तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। तो जरा चेक करिए, ये हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये है कैल्शियम और ये है फॉर्मेट, HCOO, ये और ये ट्वाइस। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण यानी कि ड्राई डिस्टाइलेशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, अगर इसको गर्म करिएगा, डिस्टाइलेशन करिएगा, मतलब आसवन विधि द्वारा गर्म करिएगा, तो फिर क्या होगा? ये इसके अणु जो होंगे, जल के अणु तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी फॉर्म में बाहर निकलते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड में, HCOH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब जरा चेक करें कैसा, ऑप्शन में क्या है भाई? HCHO कहें या HCOH कहें, तो ये ए ऑप्शन सही होगा। अगर यही ना कैल्शियम फॉर्मेट कह रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट कर रहा है, अगर यही कैल्शियम एसीटेट कहता तो एसिटल्डिहाइड इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। अगर एसीटेट कहता तो एसिटल्डिहाइड बनता। क्या बनता? एसिटल्डिहाइड। तो चलिए आप इसको लिखिए, ये है फॉर्मिक एसिड, ये एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और ये है एसिटल्डिहाइड। लेकिन आपका ऑप्शन ए सही होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसलिए 23 नंबर का ए ऑप्शन लिखेगा, और फिर हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 24 नंबर और 25 नंबर दो क्वेश्चन है यहां। 24 नंबर है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? देखिए चाहे एसटीपी हो या एनटीपी हो, हर केस में किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन चेक करते हैं, 11.2 लीटर, 22.4, 10.2, 28.2। तो बी ऑप्शन है 22.4 लीटर, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं एवोगाड्रो संख्या, यानी एवोगाड्रो नंबर निम्न में से कौन है? तो चेक करते हैं, तो लिखते हैं कि 6.023 या 022 इंटू 10⁻23 एक बहुत बड़ी संख्या है, और इसी को एवोगाड्रो नंबर यानी एवोगाड्रो संख्या कहते हैं।
ऑप्शन जरा चेक करते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 होना चाहिए था, ये 24 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 6.023 इंटू 10⁻23 ये ऑप्शन सही है, और ये -3 है तो ये गलत, और 11.2 तो ये गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये 24 था, ये 25 था। आगे बढ़े, चलिए 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? सबसे पहली बात, ये इथाइन होता क्या है और पाई बॉन्ड की संख्या उसमें कितनी होती है? तो देखिए, ये है इथाइन, अल्काइन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट मेंबर है। अब देखिए, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक ऊपर वाला और नीचे वाला, 2 पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाले को मतलब बीच वाले को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है पाई बॉन्ड कितने, तो ऊपर और नीचे 2 पाई है, मतलब 1 और 1 2 पाई, तो इसलिए टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑप्शन जरा चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अगर आप यहां तक आए हैं तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपसे गुजारिश है कि आप 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए और बताइए कि इस चैनल पे अच्छे से क्वेश्चन बैंक की तैयारी चल रही है, जो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने निचले जितने छोटे भाई होंगे उनको भी आप बताइए जो 11th में हैं, ताकि स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बैंक की अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? तो देखिए, पहला है डोबेराइनर, तो इसने तो अपने ट्रायड लॉ दिया था, ट्रायड लॉ दिया था, है ना। तो ये अपना जो ट्रायड लॉ इन्होंने दिया था, तो उसमें 3-3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया था, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, परमाणु संख्या 20 तक ही चला। मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव तो रखी, लेकिन अच्छे तरीके से बना नहीं सके। 56 परमाणु संख्या 56 तक ही बना सके थे, और उनका पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से नहीं चल सका, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक थे। उसी का सहारा लेकर के हेनरी मोजले ने, नाम क्या था? हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। और हेनरी मोजले ने जब पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया तो हेनरी मोजले को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है, और यानी आधुनिक आवर्त सारणी का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने ही बनाया था, जिसको हेनरी मोसले हिंदी में लिखा जाता है। हेनरी मोसले हिंदी में लिखा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो देखिए, डोबेराइनर, मेंडलीफ, मेंडल का तो कोई संबंध नहीं है, नॉन, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और आंसर क्या होगा इसका? हेनरी मोसले यानी हेनरी मोजले। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपके इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2015 में 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। सवाल है आपका, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये कौन कौन से तत्व होते हैं? ग्रुप 2 के तत्व होते हैं, ये ग्रुप 2 के तत्व होते हैं। और ये कौन कौन से तत्व होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और उसके बाद है रेडियम। क्लियर? अब जरा चेक करिए, आगे अगर बढ़े तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उसके बाद रेडियम की अगर बात करें तो ये RA है रेडियम। आगे बढ़े तो ऑप्शन में चेक करते हैं, पहला है कार्बन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है जिंक और चौथा है आयरन। तो जरा चेक करिए, इसमें से कौन है वो जो क्षारीय भूमिज तत्व कहलाएगा? इसमें से कोई नहीं है, मतलब ऑप्शन तो सारा का सारा गलत लिखा है। तो अब देखिए, इतना बड़ा बोर्ड एग्जाम का डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर में भी गलती करके भेज देता है। ये
इन लोगों को ना सीबीएसई बोर्ड वालों से पूछना सीखना चाहिए, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं तो कई एक्सपर्ट के पास, अलग अलग एक्सपर्ट के पास भेजते हैं उनको जांच करने के लिए। लेकिन यहाँ तो भाई कोई माई बाप है नहीं है, इनका कोई माई बाप नहीं है, मतलब कोई इसका देख रेख करने वाला सही से है नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए कार्बन, सोडियम, जिंक, आयरन। कार्बन ग्रुप 14 का तत्व है, सोडियम ग्रुप 1 का तत्व है, जिसमें हाइड्रोजन, सोडियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आते हैं। इनको क्षारीय धातु कहते हैं। केवल क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और ये ग्रुप 1 के तत्व हैं, ग्रुप 1 के तत्व हैं, और ये ग्रुप 2 के तत्व हैं। इनको क्षारीय भूमिज तत्व यानी कि क्षारीय मृदा तत्व भी कहते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब लिखेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आप लिख लीजिएगा। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अब ऐसे ही 2016 के वीडियो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर के, जब हम 2016 का जब आएंगे तो उसमें अब हमारी मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।